नीचे में कुछ चल रहा है क्या नीचे वाला क्लासवा में? वो ज़्यादा अच्छा लगता है वर्ल्ड। गुड मॉर्निंग। तो चलिए अभी हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास का बायोलॉजी। लेकिन उसके पहले जो है कुछ बेसिक क्लास होगा, 1-2 क्लास बेसिक होगा जिसमें कि हम लोग जो भी चीज़ें ऐसी है जो इम्पोर्टेंट है ना? जिसका यूज़ आपको 12th बायोलॉजी में देखने को मिलेगा, तो उसको भी हम लोग देखेंगे और इसके बाद जो है चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। क्योंकि बेसिक चीज़ें जो है आप क्लास 11th में पढ़ते हैं और 9th-10th में भी पढ़े होंगे, लेकिन बहुत लोग उसको भूल जाते हैं या फिर रिवीजन से नहीं रहता है, तो उसके लिए हम लोग एक बार देख लेंगे उसको और देखने के बाद फिर से जो है स्टार्ट करेंगे चैप्टर। देखो तो बेसिक में क्या-क्या पढ़ा जाएगा? तो बेसिक में से जो है एक पढ़ा जाएगा सेल के बारे में और सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में, क्योंकि इसका यूज़ जो है पूरे 12th में है, चाहे वो रिप्रोडक्शन है, जेनेटिक्स है, जो भी चैप्टर है 12th क्लास में, उसमें इन टॉपिक्स का यूज़ आएगा। इसलिए आपको ये जो है याद रहना चाहिए। अगर भूल गए तो रिवाइज़ कर लेना है इसको और अगर नहीं पढ़े तो इसको पढ़ाएँगे तो बस याद रखिएगा, दिक्कत नहीं होगा 12th में। तो मतलब देखिए बेसिक में क्या-क्या पढ़ना है। तो शुरू करने जा रहे हैं हम लोग बायोलॉजी। ये पूरी तरह से क्लास 12th के लिए होगा, ठीक है ना? और इसमें जो है बेसिक उतना ही हम बताएँगे जितना आपको 12th में यूज़ है। ठीक है? तो जितना बेसिक बताएँगे उतना को याद रखना है और उसी को ध्यान में रखते हुए जो है 12th को पढ़ना है, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगा। तो बात आता है इसमें बेसिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या-क्या? तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें सेल और सेल साइकिल के बारे में, मतलब कि सेल के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के बारे में। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको बार-बार देखने को मिलेंगी, तो इसको पढ़ ही लेते हैं पूरी बढ़िया से। सेल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। फिर पढ़ेंगे हम लोग ब्लड के बारे में, ब्लड, ब्लड। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ब्रेन के बारे में, ब्रेन। और फिर पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो ये मतलब बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और बहुत यूनिवर्सल चीज़ें हैं, है ना? जिसको कि आपको यूज़ हर जगह देखने को मिलेगा। एंडोक्राइन सिस्टम समझते हैं ना? मतलब हम लोग पढ़ते हैं हार्मोन वगैरह के बारे में उसके में। ब्लड एंड इसी में कभी और लिख लो ब्लड ग्रुप, तो ब्लड एंड ब्लड ग्रुप। तो ये हो गया आपको बेसिक, जितने कि हम लोग पढ़ने के बाद जो है चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले हम थोड़ा सेल के बारे में देखेंगे, सेल साइकिल, सेल डिवीजन। तो अगर देखा जाए तो पूरा पूरा जो है क्लास 11th का चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर हम उतना ही देखेंगे जितना कि आपको 12th में यूज होने वाला है। तो पहला हो गया सेल के बारे में, फिर सेल साइकिल, सेल डिवीजन, फिर ब्लड एंड ब्लड ग्रुप, फिर ब्रेन के बारे में और फिर इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। ये तो चीज़ें और अगर बेसिक होंगी, लेकिन मेन इतना ही बेसिक है, को देखना होता है। ठीक है? चलिए। अब अब इसमें हम लोग जो है सेल स्टार्ट करने से पहले जो है इसमें एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी टर्म का मतलब क्या होता है? ठीक है ना? एकदम बेसिक से इसको स्टार्ट करना है इससे। तो बायोलॉजी में बायो मतलब होता है बायोस। बायो आया है किस शब्द से? बायोस। और लॉजी आया है किस शब्द से? लोगस। लॉजी आया है लोगस शब्द से डिराइव किया गया है और बायो बायोस। बायोस मतलब क्या होता है? बायोस मतलब होता है लाइफ और लोगस मतलब क्या होता है? स्टडी। तो जहाँ भी हम लोग लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, जहाँ भी हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में? लाइफ के बारे में, उसको क्या कहा जाता है? बायोलॉजी कहा जाता है। अब बात है कि ये लाइफ क्या होता है? कैसे हम बोलते हैं कोई चीज़ लिविंग है और कुछ चीज़ नॉन लिविंग? कैसे हम बोलेंगे कि कहीं पर लाइफ है और कहीं पर लाइफ नहीं है? तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दो ही ऐसा क्राइटेरिया है जिस पर हम लिविंग नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर मान लो हम बोलते हैं कि लिविंग थिंग लोकोमोशन करते हैं और नॉन लिविंग थिंग नहीं करते हैं, तो ये उतना सही नहीं होगा। क्योंकि जो बाइक है, जो भी व्हीकल्स हैं, वो सभी लोकोमोशन करते हैं, तो क्या वो लिविंग हो गए? नहीं। और जो ट्री हैं, वो लोकोमोशन नहीं करते हैं, तो क्या वो नॉन लिविंग हो गए? नहीं। तो मतलब लोकोमोशन नहीं हो सकता है। 2 ही ऐसा क्राइटेरिया है जिस पर हम लिविंग नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक तो होता है रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन करने का काम हमेशा कौन करते हैं? लिविंग थिंग ही करते हैं। नॉन लिविंग जो है वो कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, यंग वंस प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया हुआ। और सेकंड क्राइटेरिया जो हुआ वो हुआ मेटाबॉलिज्म, कि मेटाबॉलिज्म जो होता है वो लिविंग के ही अंदर होता है, नॉन लिविंग के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। तो समझे क्या कि बायोलॉजी जो है ये बना हुआ है 2 शब्दों से। एक शब्द कौन है? बायोस, एक शब्द कौन है? लोगस। बायोस मीन्स लाइफ, लोगस मीन्स स्टडी, द ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी स्टडी अबाउट लाइफ एंड वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब यहाँ पे देखा जाता है कि बायोलॉजी टर्म किसने दिया? हु गेव द टर्म बायोलॉजी? आखिर जो बायोलॉजी टर्म है ये दिया किसने?
तो बायोलॉजी टर्म जो है देने का काम किया था जया लमार्क एंड ट्रेवी रेनस ने। 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था जया लमार्क, एक का नाम था जया लमार्क और एक का नाम था ट्रेवी रेनस। जया लमार्क एंड ट्रेवी रेनस इन 1802। तो 1802 में 2 साइंटिस्ट जया लमार्क एंड ट्रेवी रेनस ने बायोलॉजी टर्म जो है वो देने का काम किया। तो क्या-क्या समझे कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी स्टडी अबाउट लाइफ एंड वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। फिर पढ़े कि बायोलॉजी टर्म किसने दिया था? तो बायोलॉजी टर्म देने का काम किया था जया लमार्क एंड ट्रेवी रेनस। ऑब्जेक्टिव में कहीं-कहीं आ जाता है। बा फादर फादर ऑफ बायोलॉजी फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है अरस्तू को। हालाँकि उसको प्रोनंसिएट करते हैं अरस्तू, बट उसको लिखते हैं अरिस्टोटल। ऐसे लिखते हैं इसको अरिस्टोटल, लेकिन इसको बोलते क्या हैं? बोलते हैं अरस्तू। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है अरस्तू को। अब अगर देखा जाए तो एक्चुअली जो है इसके ऐसा है कि बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, लेकिन 3 मेन ब्रांच हैं जो कि आपके लेवल पे आपको पता होने चाहिए। इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं। बायोलॉजी हैज़ मैनी ब्रांचेस, बट यू हैव टू नो ओनली 3 मेन ब्रांचेस। और वो कौन-कौन से होते हैं? तो बायोलॉजी को अगर देखा जाए तो ब्रॉडली इसको हम 3 ब्रांच में कैटेगराइज़ कर सकते हैं। कौन-कौन होता है? देखिए, एक होता है इसमें जूलॉजी। एक कौन हो गया? जूलॉजी हो गया। दूसरा हो गया इसमें बॉटनी। दूसरा कौन हो गया? बॉटनी। और तीसरा हो गया माइक्रोबायोलॉजी। तीसरा कौन हो गया? माइक्रोबायोलॉजी। तो बायोलॉजी के मेनली 3 ब्रांचेस हुए। एक हुआ जूलॉजी, एक हुआ बॉटनी, एक हुआ माइक्रोबायोलॉजी। हम फिर से बोल रहे हैं कि बायोलॉजी हैज़ मैनी ब्रांचेस, बट आपके लेवल पे जो पता होने चाहिए आपको वो 3 ही ब्रांच हैं। एक जूलॉजी है, एक बॉटनी है और माइक्रोबायोलॉजी है। जूलॉजी मतलब क्या होता है? देखो, जू समझते? जू मतलब क्या होता है? एनिमल। जू मतलब क्या होता है? एनिमल। तो जहाँ पर हम लोग एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं, और अभी देखिए लॉजी मतलब लोगस मतलब स्टडी। तो जहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट एनिमल, उसको क्या बोलते हैं? जूलॉजी बोलते हैं। बॉटनी जो है ये आया है बोटेन शब्द से। बॉटनी किससे आया है? बॉटनी आया है बोटेन शब्द से। बोटेन मतलब क्या होता है? प्लांट। तो जहाँ पर हम लोग प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं बॉटनी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन व्हिच वी स्टडी अबाउट प्लांट इज़ कॉल्ड बॉटनी। और माइक्रोबायोलॉजी क्या है? तो माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? जहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन व्हिच वी स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म? दोज़ ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आइज़। जो ऑर्गेनिज्म को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो, जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती हो, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी। और इसका फादर देखो क्या क्या देखिए, बायोलॉजी के 3 ब्रांचेस हो गए। कौन-कौन हो गए हैं? जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। व्हाट इज़ जूलॉजी? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन व्हिच वी स्टडी अबाउट एनिमल is called zoology, in which we study about plant is called botany, and in which we study about microorganism is called microbiology. ओके, अब जूलॉजी फादर, इस तरह से फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं अरस्तु को, वैसे ही जूलॉजी का भी फादर किसको कहते हैं? अरस्तु को ही कहते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम फादर ऑफ जूलॉजी। तो फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं किसको? फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं अरस्तु को। हालाँकि बोलते हैं अरस्तु, बट इसको लिखते हैं ऐसे अरिस्टोटल। अरिस्टोटल। वैसे ही फादर ऑफ फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ फादर ऑफ बॉटनी फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं किसको? थियोफ्रास्टस को। फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं किसको? थियोफ्रास्टस। एंड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं किसको? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को। किसको बोलते हैं? वॉन एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ये हो गया फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो फिर से देख लीजिए एक बार, बायोलॉजी टर्म का क्या मतलब है? देखो अभी लोग एकदम बेसिक से शुरू किए हैं ना, एकदम स्क्रैच से शुरू किए हैं।
इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितनी बात है बायोलॉजी में अगर आपको कुछ नहीं आता है, फिर भी आपको बहुत कुछ आने लगेगा कुछ समय के बाद, है ना? और कुछ आता है तो और अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा आपका। तो बायोलॉजी जो है ये मतलब क्या होता है? तो बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी स्टडी अबाउट लाइफ एंड वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। बायोलॉजी term itself is consist of two terms. One is called bios and the other is called logos. Both are not English terms, both are Greek terms. The English meaning of bios is life and English meaning of logos is study. Biology term, who gave the term biology? Jaya Lamarck and Treviranus. Who is considered as father of biology? Aristotle. Who is and biology has mainly three branches: zoology, botany, microbiology. Father of zoology is Arastu, and zoology is the study of animal. Father of botany is Theophrastus, and botany means a study of plant. Microbiology is that branch of biology in which we study about microorganism. And what are microorganism? If you are confused about microorganism, so these are bacteria and fungi एंड अलगी, नॉट ऑल फंगी, क्योंकि सभी फंगी को हम ऐसा नहीं कि आंखों से नहीं देख सकते हैं, अधिकांश को देख सकते हैं, जिनको नहीं देख सकते हैं। बैक्टीरिया, फंगी, अलगी, अगेन नॉट ऑल अलगी। कुछ अलगी को हम आंखों से देख सकते हैं, किसको नहीं देख सकते, जिनको नहीं देख सकते हैं उन्हीं को बोलते हैं। अगेन प्रोटोजोआ। तो इस तरह से जो भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती हो, उनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फादर ऑफ जूलॉजी किसको को, फादर ऑफ बोटनी किसको बोलते हैं? थियोफ्रास्टस को। और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको बोलते हैं? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को। क्लियर है? तो अब हम लोग जो है मतलब बेसिक बात जो बाजू में आपको पता होना चाहिए वो आपको पता चल गया है। अब हम लोग जो बेसिक लिखे हुए थे इसमें, है ना, क्या क्या बेसिक हम लोग को पढ़ना है, उसमें अभी हम लोग चलने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक है, इस सबका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो लिखने का फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, आपको इसका पीडीएफ जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो, तो क्या क्या हम लिखे थे वो देख लेते हैं। बेसिक में हम लोग क्या क्या लिखे हुए थे। बेसिक में जो है बेसिक में जो है हम लोग लिखे हुए थे सेल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ब्लड एंड ब्लड ग्रुप, ब्रेन और इंडोक्राइन सिस्टम। देखो ये वो बेसिक है जो हम लोग पहले पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ इसमें ऐसा भी होगा जो चैप्टर के बीच में उसका यूज आएगा, तो वहाँ पर भी उसको देख लिया जाएगा। फिलहाल इतना आपको पता रहना चाहिए, ठीक है ना, एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट भी और एज अ आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से भी। अब क्लास 12 में अब चले गए हैं, तो आपको इतना बात पता होना चाहिए, इस बारे में बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। इसलिए हम लोग केवल बेसिक के बारे में ही बात करेंगे। इतना ही बेसिक नहीं है, इतना बेसिक हम लोग पढ़ लेंगे चैप्टर स्टार्ट होने से पहले। बाकी अगर कुछ एक दो चीज़ बच जाएगा तो उसको चैप्टर के बीच में भी देख लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो पहले बात करते हैं सेल के बारे में। पहले बात करते हैं किसके बारे में? सेल के बारे में। देखो बात है कि सेल क्या होता है, अभी सब आपको पता होगा, इतना तो पता होगा ही, जरूर पता होगा, फिर भी बता देते हैं। देखो सेल क्या होता है। सेल क्या होता है, तो इस सेल को क्या बोलते हैं, डेफिनेशन क्या होता है, इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सबको पता है। बात है कि सेल का डिस्कवरी कौन किया था, पता होगा आपको, रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है ना, सेल का डिस्कवरी कौन किया था? हु डिस्कवर सेल? तो सेल की डिस्कवरी करने का काम किसने किया? रॉबर्ट रॉबर्ट हुक ने किया था। अच्छा, क्या था? अब इसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कब किया था। लेकिन कंफ्यूजन तो नहीं होता, किताब में लिखा हुआ है 1665 में किया था, है ना। कंफ्यूजन क्यों हो जाता है? क्योंकि हम कुछ बताते हैं इसलिए। सुन लो क्या बोल रहे हैं। क्या हुआ था कि बात है 1663 का। 1663 में रॉबर्ट हुक जो थे, इन्होंने खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाया और माइक बनाकर इन्होंने किया कि ओनियन के ऊपर, प्याज के ऊपर एक पतला सा स्लाइस लिया और उसमें उन्होंने देखा अपने माइक्रोस्कोप से, तो उनको उसमें क्या दिखा? ऐसे बीज हाइव लाइक स्ट्रक्चर दिखा। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, बीज हाइव, वैसा उनको दिखा उसमें। ठीक है ना, बहुत किताब में लिखा हुआ है। कॉर्क में देखा, कॉर्क क्या होता है, तो वुडन ब्लॉक होता है, लकड़ी का छोटा सा ब्लॉक होता है, तो उसमें से काट के देखा। बहुत लोग किताब में लिखा हुआ है प्याज में से देखा। ठीक है, जहां से मतलब पतला सा स्लाइस काट के कोई भी लिविंग थिंग, अब लकड़ी भी है तो पहले लिविंग था ना, या प्याज भी है तो पहले लिविंग था, तो उसमें से एक लेकर पतला सा स्लाइस काट कर और उसमें उसमें उन्होंने अपने द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप से देखा। कब देखा? 1663 में। तो उनको उसमें क्या दिखा? उनको उसमें दिखा बीज हाइव लाइक स्ट्रक्चर। बीज हाइव लाइक स्ट्रक्चर। बीज हाइव का मतलब क्या हुआ? तो बी मतलब हुआ मधुमक्खी और हाइव मतलब हुआ छत्ता। तो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है,
तरह बीज हाइव की तरह उनके उसमें स्ट्रक्चर दिखा। इसमें उन्होंने नोटिस किया कि जो एक-एक इसका यूनिट है ऐसे, ये अंदर से खाली है, चूँकि इनका माइक्रोस्कोप उतना हाई रिज़ॉल्यूशन का नहीं था, तो ये अंदर तक इसमें देख नहीं पाए और इनको क्या लगा कि अंदर से जो ये कैसा है, खाली है। अब खाली चीज़ को अंग्रेजी में बोलते हैं हॉलो स्पेस। खाली चीज़ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हॉलो स्पेस बोलते हैं और इसी को ग्रीक में बोलते हैं सेला। ग्रीक में क्या बोलते हैं इसको? सेला। तो यहाँ से सेल टर्म आया, ठीक है ना? फिर सुन लो, रॉबर्ट हुक जो थे 1663 में खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाए और माइक्रोस्कोप बनाकर ये स्लाइस लेकर ओनियन का उसमें उन्होंने देखा, तो उनको उसमें क्या दिखा? बीज हाइव लाइक स्ट्रक्चर दिखा और उसमें जो एक-एक यूनिट था उनको लगा कि ये खाली है, अंदर क्या है? खाली है, खाली स्थान है, हॉलो स्पेस है और हॉलो स्पेस को ग्रीक में क्या बोलते हैं? सेला बोलते हैं। तो यहाँ से कौन शब्द आया? सेल। मतलब कि सेल का जो वर्ड मीनिंग है, जो शाब्दिक अर्थ है, वो क्या है? वो होता है हॉलो स्पेस, खाली स्थान, ठीक है? अच्छा बताओ क्या ये नाम सही है? आप खुद बताइए। क्या जिस चीज़ को हम सेल बोल रहे हैं, सेल मतलब खाली स्थान, क्या वो चीज़ खाली स्थान है? क्या वो चीज़ हॉलो स्पेस है? नहीं, क्योंकि वी नो दैट सेल हैज़ सो मैनी ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड फ्लूइड्स। सेल के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, वैक्यूल, प्लास्टिड, है ना? बहुत सारे होते हैं और उसमें बहुत सारा फ्लूइड भी होता है। तो मतलब सेल इज़ नॉट अ हॉलो स्पेस बट इट इज़ अ मिसनोमर। कसते ये तो गलत नाम दे दिया गया। चूँकि बहुत फेमस हो गया इसलिए चलता आ रहा है। अब हम ये चीज़ कब हुआ था? ये हुआ 1663 में। लेकिन सेल का डिस्कवरी जो किताबों में लिखा हुआ है वो कब लिखा हुआ है? 1665 में लिखा हुआ है। बात ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि क्या उस समय इंटरनेट था? बताओ? आज में जब हम जीमेल कर देते हैं, ये यूट्यूब पे वीडियो जा रहा है, क्या उस समय ऐसा कुछ था कि इंटरनेट हो और जीमेल हो ऐसा? कुछ नहीं था उस समय। तो इनको क्या किया, जो इनको इन्फॉर्मेशन मिला, उस इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए, उस इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुँचाने के लिए इन्होंने क्या किया, एक बुक लिखना शुरू किया। उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। बुक का क्या नाम था बोलिए? माइक्रोग्राफिया। किसने लिखा ये बुक? रॉबर्ट हुक ने लिखा एंड दिस बुक गॉट पब्लिश्ड इन 1665। ये बुक पब्लिश कब हुआ? 1665 में और इस बुक के थ्रू ये जो इंफॉर्मेशन था सेल का ये लोगों के सामने आया एंड दैट्स व्हाई द डिस्कवरी ऑफ सेल इज कंसीडर्ड इन 1665 रादर देन 1663। मतलब इस कारण से जो सेल का डिस्कवरी है मानते हैं 1665 से मानते हैं, 1663 से 1663 से नहीं मानते हैं। समझ में आ गया बात? फिर सुन लो एक बार। तो सेल का डिस्कवरी किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। पूछे कि सेल का वर्ड मीनिंग क्या होता है? सेल का मतलब क्या है? क्या सेल कोई इंग्लिश टर्म है? आप बोलेंगे नहीं। देखो अधिकांश नाम जो साइंस में है ना वो ग्रीक टर्म है। जैसे कि मान लो कि सेल बस बायोलॉजी ही हो गया। तो क्या बायोलॉजी कोई इंग्लिश टर्म है? नहीं, अभी देखिए तो बायोलॉजी मतलब बायोस मतलब लाइफ, लोगस मतलब स्टडी, तो ये हो गया ना। तो ये ग्रीक टर्म है। सिमिलरली फिजिक्स, फिजिक्स भी क्या है? ग्रीक टर्म है। फिजिक्स मतलब क्या होता है? नेचर, है ना? तो मतलब अधिकांश ये जो साइंस में है वो ग्रीक टर्म है क्योंकि उस समय वही लैंग्वेज ज़्यादा प्रचलन में था। सेल का डिस्कवरी किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने किया है। ठीक है, कब किया है? तो अगर एग्जाम मान लो आ जाएगा तो हम कौन लिखेंगे सर? ये लिखेंगे कि ये लिखेंगे? तो आप लिखेंगे 1665 जो कि बुक में यहीं दिया हुआ है। हम आपको इनसाइड स्टोरी बताएं हैं, ठीक है ना, अंदर की कहानी बताएं। अब बात है कि इसमें जो है ये हॉलो स्पेस, ठीक है ना, लिख देते हैं इसको भी। द वर्ड मीनिंग ऑफ या द मीनिंग ऑफ टर्म सेल इज हॉलो स्पेस। तो जो शब्द है सेल उसका मतलब क्या होता है? हॉलो स्पेस। ऑथर ऑफ माइक्रोग्राफिया बुक, ऑथर ऑफ माइक्रोग्राफिया, ये भी कौन है? ये भी है रॉबर्ट हुक। ये भी है रॉबर्ट, ठीक है ना। तो सेल टर्म का मतलब क्या होता है? हॉलो स्पेस। और माइक्रोग्राफिया के जो लेखक हैं, जो ऑथर हैं, वो कौन है? रॉबर्ट हुक हैं। और ये बुक कब पब्लिश हुआ था? 1665 में पब्लिश हुआ था। तो हालांकि इन्होंने भले ही ऐसा कर दिया
लेकिन ये कभी एक लिविंग सेल को अलग से नहीं देख पाए, तो लिविंग सेल को मतलब यूनिसेलुलर देखो जो ऑर्गेनिज्म में एक सेल होता है उसको क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। एज एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना दीज़ आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जिसमें एक से ज़्यादा सेल है दैट इज़ कॉल्ड मल्टीसेलुलर। जैसे कि इंसान भी कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर की मल्टीसेलुलर? तो आंसर है मल्टीसेलुलर बिकॉज़ ह्यूमन हैव ट्रिलियंस ऑफ सेल दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले देखने का काम किसने किया था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। कि पूछे कि हु वाज द फर्स्ट टू सी अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले देखने का काम किसने किया था? तो क्या बोलेंगे? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। उन्होंने भी एक माइक्रोस्कोप बनाया। Excuse me। उन्होंने भी एक माइक्रोस्कोप बनाया और माइक्रोस्कोप बनाकर उन्होंने भी क्या किया कि एक तालाब के किनारे, पॉन्ड के किनारे जाकर ये देख रहे थे। एक उनका जो माइक्रोस्कोप था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक का, वो रॉबर्ट हुक से अच्छा था। ठीक है ना? मतलब ज़्यादा अच्छा मतलब क्या ज़्यादा रिज़ॉल्यूशन का था। तो वो बनाकर और जाकर वो पॉन्ड के किनारे देख रहे थे। तो उनको वहाँ पर एक यूनिसेलुलर एक कोशिकीय मतलब एक सेल का बना हुआ एक ऑर्गेनिज़्म दिखा। उसका उन्होंने नाम दिया एनीमैलिक्यूल। एग्ज़ाम में यही आता है कि एनीमैलिक्यूल टर्म किसने दिया था और कब दिया था? तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने दिया था और कब दिया था? 1674 में दिया था। तो लिख देते हैं यहाँ पे हम एनीमैलिक्यूल एनीमैलिक्यूल टर्म वाज़ गिवन बाय एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। और एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे अच्छा कब दिए थे? 1674 में। जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक थे इन्होंने काफ़ी काम किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्षेत्र में। काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्होंने देखा, उनको समझा, उनका नाम दिया। इसलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी अभी जो लिखे थे फादर, तो फादर ऑफ जूलॉजी कौन थे? बताइए कौन थे? अरस्तू। फादर ऑफ बॉटनी कौन थे? थियोफ्रास्टस। और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन थे? यही थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने का काम भी इन्होंने ही किया था। और इसके अलावा भी बहुत सारे जैसे कि डायरिया, नाम सुने ना डायरिया का? डायरिया बीमारी है जो होता है एक प्रोटोजोआसिस का नाम है गार्जिया इंटेस्टिनालिस। तो उसको भी पहचानने का काम किसने किया था? इन्होंने। इन्होंने ही उसको डिस्कवरी किया था। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्होंने पहचाना था, उस क्षेत्र में अच्छा सा काम किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है ना? याद रहेगा कि सेल का मतलब क्या होता है? तो हॉलो स्पेस। सेल का डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट हुक। बहुत बेसिक बात है। कब किया था? तो 1665 में। ठीक है ना? ऑफिशियली। लेकिन इन्होंने पहले ही कर दिया था, लेकिन 2 साल लग गया था किताब लिखने में और उस किताब को पब्लिश होने में। किताब का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। ठीक है? लेकिन एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखने का काम किसने किया था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। कब किया था? 1674। तो ये बेसिक बात हुआ सेल के बारे में। ठीक है? चलिए इसको भी जो है आपको नोट्स में मिल जाएगा इसको। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे। पूछे कि विच इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है ना? विच इज स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। बॉडी का स्मॉलेस्ट सेल देखिए सभी सेल जो हैं उसके लिए सेम सेम साइज और सेम शेप के तो नहीं होंगे। मतलब कुछ सेल जो होते हैं उनका साइज छोटा होता है, कुछ का साइज बड़ा होता है, कुछ का शेप कुछ और होता है रेक्टेंगुलर, किसी का क्यूबॉइडल। अलग अलग साइज और शेप के सेल जो है होते हैं।
ह्यूमन बॉडी में जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है आरबीसी। नाम सुने होंगे ना आरबीसी का? फुल फॉर्म क्या होता है आरबीसी का? रेड ब्लड कॉर्पसल, ये इसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। इसका साइज कितना होता है? तो आरबीसी का जो साइज होता है ये होता है 7.0 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 7.0 माइक्रोमीटर। अच्छा 1 माइक्रोमीटर जो हाउ मच मीटर? आपको कुछ कन्वर्जन यूनिट जो है याद रखना चाहिए, बायोलॉजी में भी आपको यूज आएगा, उसको भी लिखवा देंगे हम, 2 दिन और लिखवा देंगे उसके बाद। तो स्मॉलेस्ट सेल कौन हुआ? स्मॉलेस्ट सेल हुआ आरबीसी। विच इज द विच इज लॉन्गेस्ट सेल? लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सबसे बड़ा सेल कौन है? तो ये हो जाएगा आपको नर्व सेल। कौन हो जाएगा? नर्व सेल। इसका साइज कितना हो जाएगा? इसका साइज हो जाएगा अप्रोक्स 1 मीटर। कितना हो गया? लगभग 1 मीटर हो गया। नेक्स्ट हो गया, ये बात हो गया ह्यूमन के मानव के शरीर में। अब पूछा कि पूरे वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट सेल कौन है ना? कोई पूछे अगर कि स्मॉलेस्ट सेल ऑफ वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ वर्ल्ड, दुनिया में सबसे छोटा सेल कौन है? तो आपको हो जाता है माइकोप्लाज्मा। सॉरी, माइकोप्लाज्मा मतलब जो ग्रुप हो गया, इसी में एक आता है पीपीएलओ। इतना मुझे लिख देते हैं, इसको छोड़ नहीं लिखते हैं। माइकोप्लाज्मा एक ग्रुप हो गया जिसमें कि सबसे छोटे सेल आते हैं, और माइकोप्लाज्मा में जो सबसे छोटा होता है, इस ग्रुप में जो छोटा मेंबर होता है उसका नाम है पीपीएलओ। तो पीपीएलओ जो है वो स्मॉलेस्ट सेल है। वो भी सही था, अभी जो लिखे थे माइक्रोप्लाज्मा वो भी सही था, लेकिन वो एक ग्रुप हो गया। तो पीपीएलओ, इसका साइज कितना होता है? इसका जो साइज होता है ये होता है 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है ना? विच इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ वर्ल्ड? विच इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ वर्ल्ड? जो सबसे बड़ा सेल है वर्ल्ड का वो कौन है? वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच क्या है? बर्ड है ना? और ये कैसा बर्ड है? फ्लाइट बर्ड है, इट कांट फ्लाई, उड़ नहीं सकती। तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच, इसका साइज कितना होता है? इसका साइज होता है 170 इंटू 135 मिलीमीटर। तो बोले हैं कि कुछ कन्वर्ट पता होने चाहिए, उसको भी हम लिखवा देते हैं। जैसे कि पूछे, बताइए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर? 100 मीटर? गलत ना। 1 मीटर में ना 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर हुआ? 10⁻² मीटर हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? 1 मीटर में कितना हुआ? 100 सेंटीमीटर है। मतलब हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। मतलब हम कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100, मतलब 1/10⁻² मीटर। मतलब ये चल गया ऊपर 10⁻² मीटर। इतना तो मैथ जरूर आता होगा। 1 मीटर इक्वल टू कितना हुआ? 100 सेंटीमीटर। तो 1/1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। 1/100 मतलब 1/10⁻², 10⁻², तो ऊपर के 10⁻²। तो ये हो गया आपको 1 सेंटीमीटर इक्वल कितना हुआ? 10⁻² मीटर हुआ। ठीक है, एक बात हुआ, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर। 1 मिलीमीटर कितना होता है? 10⁻³ मीटर होता है। वैसे ही 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, इसमें कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर। इसको आपको याद रखना। देखो फिजिक्स में आपको इससे इससे अधिक बताया गया होगा, पता है? फिजिक्स में जो है आपको 15-20 ऐसे बताया गया होगा, M2 बहुत सारा। लेकिन अभी हमको उतना ही बता रहे हैं जितना कि बायोलॉजी में आपको जरूरत पड़ेगा, और इतना आपको याद रहना चाहिए बायोलॉजी के दृष्टिकोण से। तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर। 1 एंगस्ट्रम, इसको क्या पढ़ते हैं? एंगस्ट्रम पढ़ते हैं, एंगस्ट्रम। ये कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। दिस इज कॉल्ड एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम। ठीक है ना? सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रम। एक और लिखवा देते हैं बस, पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर, तो ये कितना होता है? 10⁻12 मीटर। तो ये कन्वर्जन यूनिट जो है आपको याद रखना चाहिए
ये आपको बायोलॉजी में भी बार-बार यूज़ में आएगा, इसलिए आपको बायोलॉजी के लिए आपको ये याद रखना चाहिए। तो क्या-क्या समझे कि ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट सेल कौन होता है? आरबीसी। आरबीसी को ही बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, बताएँगे जब पढ़ाएँगे ब्लड के बारे में तो वहाँ पे। लॉन्गेस्ट सेल जो ह्यूमन बॉडी का है वो कौन है? नर्व सेल है। स्मॉलेस्ट सेल जो वर्ड का है वो कौन है? पीपीएलओ है। लार्जेस्ट सेल जो वर्ड का है वो कौन है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच है। और फिर कुछ कन्वर्जन यूनिट्स हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए। ठीक है ना? आपको इससे ज़्यादा याद रखना चाहिए, लेकिन चूँकि बायोलॉजी में हम केवल बता रहे हैं, तो बायोलॉजी में आपको इतना याद रखना चाहिए। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, इसके अलावा इंच में कितना होता है, माइल में कितना होता है, वो सब बायोलॉजी में यूज़ नहीं होगा, फिज़िक्स में यूज़ होगा। ठीक है? तो ये हो गया आपको। अब हम लोग आगे देखेंगे सेल का टाइप, है ना? सेल जो होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, वो देखेंगे अभी। तो भी आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, तो इसकी ज़रूरत टेंशन लेने की बात है नहीं। ठीक है? तो अब हम लोग बात करें थोड़ा-सा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। इसका मतलब क्या होता है देखो, प्रो मतलब होता है अनडेवलप। प्रो मतलब क्या होता है? अनडेवलप। कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है? यू मतलब होता है डेवलप। ग्रीक टर्म है, इंग्लिश टर्म नहीं है। इंग्लिश टर्म डेवलप होता है। और कैरियोटिक मतलब सेम वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एनएम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो क्या होता है कि वैसे सेल, जिन सेल्स में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वह डेवलप होता है, तो उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। और जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप नहीं होता है, अनडेवलप होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। फिर सुन लीजिए, देखो हम लोग को पता है कि सेल के अंदर होता है क्रोमोसोम, होता है ना? सेल के सेंटर में क्या होता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अराउंड पाया जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसी चीज को बोलते हैं न्यूक्लियस। मतलब सेल के अंदर न्यूक्लियस में ही होता है क्रोमोसोम। अब कोई-कोई सेल ऐसे होते हैं, मान लीजिए कोई सेल हो गया, इसमें ये तो है मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब ये क्रोमोसोम तो है, लेकिन इसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या तो डेवलप नहीं है या है ही नहीं। जैसे कि यहाँ पर डेवलप है नहीं, मान लो ये एक सेल है, इसमें से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बढ़िया से डेवलप है। ये 2 तरह का सेल हो गया। एक वह सेल हुआ जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या तो डेवलप नहीं है या फिर एब्सेंट है। और एक कौन हो गया जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छे से डेवलप है। तो ये 2 तरह के जो सेल हैं, इसमें से इनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। ठीक है ना? जिसमें कि डेवलप नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। और जिसमें डेवलप है, उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। क्या बोलते हैं इसको? यूकैरियोटिक। तो क्या बोलेंगे? दोज़ टाइप ऑफ सेल इन व्हिच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डेवलप्ड इज कॉल्ड यूकैरियोटिक, एंड इन व्हिच इट इज नॉट डेवलप्ड और इज एब्सेंट इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। ये तो इसमें एक बात हुआ, ठीक है ना? ये इसमें एक बात हुआ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप होगा और इसमें अनडेवलप होगा। अनडेवलप होगा प्रोकैरियोटिक में, डेवलप होगा यूकैरियोटिक में। सेकंड चीज़ एक और है कि इसमें मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर अब्सेंट। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर अब्सेंट, कि प्रोकैरियोटिक में कभी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है। वहीं अगर बात की जाए इसमें, तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट। समझ रहे बात? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल का मतलब क्या हुआ? जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, वैक्यूल हुआ, प्लास्टिड हुआ, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, मतलब इनके अराउंड मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो भी मेम्ब्रेन अभी लिखवा देंगे आगे कौन-कौन होता है, मतलब जो भी ऐसे ऑर्गेनेल हैं, सेल के अंदर कुछ छोटे-छोटे बॉडीज पाए जाते हैं, जो आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। उसमें कुछ के अराउंड मेम्ब्रेन होता है, कुछ के अराउंड मेम्ब्रेन नहीं होता है। जिनके अराउंड मेम्ब्रेन होता है उनको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, और जिनके अराउंड नहीं होता है उनको बोलते हैं मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल। लिखवा देंगे अभी आगे, नेक्स्ट स्लाइड वही होगा, इसमें पढ़ेंगे लोग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कौन-कौन होते हैं, मेम्ब्रेन लेस कौन-कौन से होते हैं। तो जो भी प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं।
है ना? मेम्ब्रेन बाउंड कौन-कौन होते हैं अभी आगे लिखवा देंगे, फिलहाल याद रख सकते हैं कि राइबोसोम, सेंट्रियोल इन दोनों को छोड़कर बाकी सब मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है ना? राइबोसोम, सेंट्रियोल ये दोनों मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल है, बाकी इनको छोड़कर जो भी नाम सुनते हैं लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना? गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो सब के सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। तो वह प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है? और क्या बात है? और बात ये है कि इसमें केवल बैक्टीरिया आते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल में केवल कौन आते हैं? बैक्टीरिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है। अच्छा बैक्टीरिया किस किंगडम में आते हैं? अब किंगडम भी पता होना चाहिए। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। 5 होता है ना? कौन-कौन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। उसमें से बैक्टीरिया किसमें आता है? बैक्टीरिया आता है मोनेरा किंगडम में। किसमें आता है? मोनेरा। तो मोनेरा किंगडम में आते हैं बैक्टीरिया और ये आते हैं प्रोकैरियोटिक। इनको छोड़कर बाकी सब होता है यूकैरियोटिक जैसे कि प्रोटिस्टा किंगडम। देखो 5 किंगडम है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी या फंजाई, प्लांटी प्लांटी एंड एनिमेलिया। एनिमेलिया तो ये 5 किंगडम होता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। ये चारों में आते हैं यूकैरियोटिक मतलब हम लोग किसमें आते हैं? एनिमेलिया में। तो हम लोग कैसे सेल में? यूकैरियोटिक। और मोनेरा में केवल कौन आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं और ये कैसे होते हैं? प्रोकैरियोट मतलब कि मोनेरा ही केवल प्रोकैरियोट्स हैं। इनको छोड़कर मतलब बैक्टीरिया, मोनेरा मतलब बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। तो इनको छोड़कर बाकी सब जो हो गए वो आपको यूकैरियोटिक में आ जाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए आज के लिए रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसमें बात किया जाएगा सेल के पार्ट्स कि सेल में कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं और उनके बारे में एक ब्रीफ आइडिया भी लेने का काम किया जाएगा। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है रिवाइज़ करना है, साथ में इसका नोट्स बनाना है। नोट्स तो आपको इससे भी मिल जाएगा कि फिर भी इसको एक बार अपने हाथ से भी लिख लेना है कॉपी पे ताकि उससे आपको याद करने में आसानी रहेगा। ठीक है? देखो उतना ही पढ़ना जितना 12th के लिए ज़रूरी है इसलिए टेंशन नहीं लेना है, जितना पढ़ा रहे हो उतना कीजिए, उतना में आपको 12th में कोई दिक्कत नहीं होगा। 12th में आपको 100 में से 95, 98, 100 में 100 अगर मार्क्स चाहिए फिर भी आपको इससे हो जाएगा, बशर्ते आपको पूरी तरह से फॉलो करना है। ठीक है? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए और इसको जो है नोट्स बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा एक बार।